हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा की तैयारी। और हिंदी में एक प्रश्न आता है कवि परिचय से संबंधित। आज हम उसी प्रश्न की तैयारी करेंगे। आज हम 3 कवियों के परिचय देख लेंगे और उसमें से ही आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही 9वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, जिससे कि आप हर विषय की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कवि परिचय वह है कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास। तो इसमें कवि परिचय में जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं। सबसे पहला होता है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित कवियों का कवि परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो यदि बिंदु दे रखे होंगे तो ऐसा होगा 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान। और कभी कभी ये भी आ जाता है कवि परिचय में कि जैसे कबीरदास है तो कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ठीक है, काव्यगत विशेषता यदि पूछी जाती है तो हम उनका भाव पक्ष और कला पक्ष साथ में ही वहां लिख देंगे, तो वह भी राइट ही होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी का कवि परिचय देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है रचनाएं। तो कबीरदास जी की रचना है साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, साखी, सबद और रमेनी। इसके बाद हम देखेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में हम लिखेंगे कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति, धर्म, कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया दिखाने का कार्य किया है। आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। इसके बाद है कला पक्ष। कला पक्ष में इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, या फिर जो इनकी भाषा है उसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। दोहा आपका प्रिय छंद है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, अलंकार इनकी रचनाओं में सहज द्रष्टव्य है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। तो इस प्रकार से कवि परिचय कबीरदास जी का एक बार फिर से देख लेंगे ताकि हम आसानी से याद कर ले इसको। तो इनकी रचना है साखी, सबद और रमेनी। इसके साथ ही इनकी जो एक और रचना है वो बीजक है, जिसमें इन तीनों ही रचनाओं का समावेश है। बीजक। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनकी रचना में आ जाएगा कि इनकी रचना क्या, तो ऑब्जेक्टिव में बीजक होगा तो हमें बीजक पे भी राइट करना है। इसके बाद भाव पक्ष में हम लिखेंगे कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति, धर्म, कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया दिखाने का कार्य किया है। आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। कला पक्ष में इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है या इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। क्योंकि कबीरदास जी जो है एक साधु व्यक्ति थे और वे साधु के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते भी थे, जिससे कि उनकी भाषा में अलग अलग स्थानों की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। दोहा उनका प्रिय छंद है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, अलंकार इनकी रचनाओं में सहज द्रष्टव्य है। इसके बाद साहित्य में स्थान में कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा व विशिष्ट है। इसके बाद हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना हमारे जो बुक में है वह है कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, कैदी और कोकिला भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है भाव पक्ष। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में भारतीय संस्कृति, दर्शन, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य का स्वाभाविक अंकन हुआ है। उनके काव्य में प्रेरणा, रहस्य, विद्रोह के स्वर व्यक्त है। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारतीय राष्ट्रीयता के वैतालिक कवि हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में भारतीय संस्कृति, दर्शन, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य का स्वाभाविक अंकन हुआ है। उनके काव्य में प्रेरणा, रहस्य, विद्रोह के स्वर व्यक्त है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी भारतीय राष्ट्रीयता के कवि हैं। ठीक है, वैतालिक यदि आपको याद नहीं रहे तो भारतीय राष्ट्रीयता के कवि भी लिख सकते हैं। इसके बाद कला पक्ष में हम लिखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रवाहमान सुमधुर खड़ी बोली में काव्य रचना की है। तो उनकी जो काव्य रचना है वो खड़ी बोली में है। कैदी और कोकिला जो कविता, उसमें भी खड़ी बोली का ही प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में उन्होंने उर्दू, फारसी शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है। उनके काव्य में छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब आदि का सौंदर्य विद्यमान है। इसके बाद साहित्य में स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी का आधुनिक काल के कवियों में प्रमुख स्थान है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी का आधुनिक काल के कवियों में प्रमुख स्थान है। तो इस प्रकार हमने दो प्रमुख कवियों का कवि परिचय देख लिया है, कबीरदास जी और माखनलाल चतुर्वेदी। कबीरदास जी जो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी जो धारा थी उसके कवि हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक काल के कवि और राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि है। ठीक है, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक और प्रमुख कवि परिचय, जिससे कि हम कवि परिचय वाला पूरा प्रश्न हल कर सके, और वह राजेश जोशी का कवि परिचय भी हम देखेंगे। तो इनकी रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता आपने पढ़ी ही होगी, जो कि राजेश जोशी की है। और उस कविता के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजेश जोशी किस प्रकार की विचारधारा के कवि थे। तो इनकी रचना एक बार फिर से देख लेंगे। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे भाव पक्ष। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। उनकी कविताओं में मानवता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष दिखाई देता है। वे जीवन में आशावाद का संदेश देते हैं। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। उनकी कविताओं में मानवता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष दिखाई देता है। वे जीवन में आशावाद का संदेश देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कला पक्ष। राजेश जोशी की भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजाज व मौसम दिखाई देता है। ठीक है, कला पक्ष में है राजेश जोशी की भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजाज व मौसम दिखाई देता है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। राजेश जोशी आशावादी काव्य के प्रमुख रचनाकार है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। ठीक है, राजेश जोशी आशावादी काव्य के प्रमुख रचनाकार है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। तो साहित्य में स्थान में आपको ये लाइन तो लिख ही देनी है, हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। एक लाइन तो आप लिख ही सकते हो। और यदि कवि परिचय में काव्यगत विशेषताएं पूछते हैं तो हम लिख देंगे उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही लिख देंगे। और यदि रचनाएं पूछी जाती तो हमें रचनाएं तो पता होनी ही चाहिए। तो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, इसके साथ ही साहित्य में स्थान तो बहुत ही आसान है, हम आसानी से याद कर लेंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने 3 कवि परिचय देखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।